रात के 9:30 बज रहे हैं और ख़बर ये है कि जो जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें अब तक 5 जवानों की मौत हो चुकी है, 3 घायल हैं। मेरे साथ न्यूज़ रूम में मेरे साथी अभिनव और निखिल हैं जो इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार कश्मीर से आ रहे अपडेट्स पर नज़र बनाए हुए हैं। मुझे याद है जब 4 जून को नतीजे आए थे देश के लोकसभा चुनाव के, उस दिन भी देर रात खबर आई थी और रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक हुआ था, उसमें उस खबर को भी निखिल और अभिनव ने फॉलो किया है। तो पहले तो हम अभी जो अटैक हुआ है निखिल, इसके आप हमें अपडेट्स दे दीजिए कि क्या जानकारी अब तक सामने आई है। इसमें ये है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कहाँ हुआ है। ये कठुआ ज़िले की बात है और वहाँ लोहाई मल्हार इलाका है और वहाँ एक गांव पड़ता है बड़नौता। उसके आसपास से कॉन्वॉय मूव कर रहा था और ऐसी मतलब सूचना है कि जब कॉन्वॉय जा रहा था तो कहीं ऊपर से फायर आया है, आतंकवादियों ने ऊपर से फायर किया है। और ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि जो हाइट से हमेशा टैक्टिकल एडवांटेज रहता है, तो अचानक आया और उसके बाद में सेना के जवानों ने एंगेज भी किया टेररिस्ट को। लेकिन हुआ ये कि जो इनिशियल साल्वो था, मतलब जो पहला उन्होंने सरप्राइज़ अटैक किया आतंकवादियों ने, उसी में हमारे कुछ जवानों को गोलियां लग गई थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले ये जानकारी आई कि 4 घायल हैं, फिर ये जानकारी आई कि 4 जवान घायल हैं और 4 ही वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ये सूचना आई है कि एक और जवान जो घायल थे उन्होंने भी प्राण त्याग दिए हैं। तो अभी तक के टोटल जो डेथ टोल है वो 5 का हो गया है। और ये भी सुनने को मिला है कि अच्छा खासा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वहाँ पे, क्योंकि कॉन्वॉय में काफ़ी फौज थी। लेकिन उसमें अभी तक की सूचना तो ऐसी नहीं है कि किसी आतंकवादी को न्यूट्रलाइज़ किया गया हो। अब वहाँ पे सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस चल रहे हैं और फौज वहाँ पे भेजी गई है और वो उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो आतंकवादी इस में शामिल थे, जिन कुछ ऑब्वियसली इतना बड़ा अटैक हुआ है, कुछ लोगों की हेल्प रही होगी। पर ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। पहली जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस है फौज का वो यही है कि ये जो 3, 4, 5 जितने भी लोग रहे होंगे जिन्होंने फौज पे हमला किया, इनको ट्रैक किया जाए, क्योंकि ये जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे ये इसी तरह की हरकतें दोबारा करने वाले हैं। तो इनको ट्रैक करना पहली चीज़ है। इनको वापस, अगर ये एलसी के पार से आए हैं तो इनको वापस सीमा पार करने से रोकना एक प्रायोरिटी है। अगर इनका घाटी के अंदर या मतलब जम्मू डिवीज़न में कहीं इनका कोई सेफ हाउस है, वहाँ पहुँचने से पहले इनको पकड़ना ज़रूरी है। अभी रात हो गई है, सेना अपने विवेक के हिसाब से फैसला लेती है कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है। उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि सर्च एंड कॉर्डन तो चलाना है हमें, लेकिन हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो। इन सारी चीज़ों को देख करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मतलब हमारे लिए कोई सक्सेस कोई मिले, ऐसी कोई जानकारी आए। अभी तो नहीं आई है। अभिनव, आप पिछले कुछ अटैक्स को एनालाइज कर रहे थे और आप उसके बारे में समझा रहे थे, उस पैटर्न को समझा रहे थे, क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से लगातार खबरों में मतलब खबरों को देखते हैं, आप उस पर नज़र बनाए हुए। पहले क्या पैटर्न हुआ करता था? आप ज़रा मैप खोल के वो एरिया दिखाएंगे जो मैं बहुत ही हम बिना किसी शोर शराबे के ये हमला कितना गंभीर और कितना बड़ा है और क्यों ये एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, जिस दिशा में ये अटैक हो रहे हैं उस पर हम अभी मैप के जरिए आपको दिखा करके बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले लगातार कुछ वक्त से एक बार निखिल जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मैप आप खोलिएगा, मैं आपको दोनों दिखा करता हूँ। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण है इंडियन आर्मी के लिए और बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं जो देश की सरकार है। वो कठुआ में हुआ, इसके पहले रियासी में हुआ था, लगातार इसी तरफ हो रहा है और ये वो इलाके हैं जो जम्मू रीजन में आते हैं। ऐसा कहा गया, हमेशा हर बार कहा जाता था घाटी अशांत है, घाटी अशांत है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि घाटी में शांति बनी हुई है, इक्का दुक्का इंसिडेंट को छोड़ करके, जैसे अभी कल अलमारी में आतंकियों को ढूंढ के मारा गया या फिर बांदीपुरा में कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था। लेकिन उस तरह का ना वहाँ पथराव होता है, ना इस तरीके की इंसर्जेंसी है, आतंकी घटनाएं नहीं है। तो वहाँ पे शांति मोदी सरकार की तारीफ के खाते में जोड़ी जाती है। लेकिन जो ये कठुआ और राजौरी और रियासी के इलाकों में आतंकी घटनाएं हो रही हैं घाटी के बाहर, जो अमूमन
अशांत रहती थी। एक सेकंड के लिए मुझे देखिए कठुआ वैसे ना, मैं जो लोग वैष्णो देवी अगर आप कभी ट्रेन से गए हैं, कठुआ बताने का सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो अगर आप प्रीपेड सिम चलाते हैं तो जिस स्टेशन के बाद से पठानकोट जैसे ही आप क्रॉस करोगे एक स्टेशन आता है, उसके बाद से आपका प्रीपेड सिम काम करना बंद करता है, सिर्फ उसके बाद पोस्टपेड चलते हैं। कठुआ बहुत नीचे है, मतलब पंजाब बॉर्डर पकड़ो आप उसको। इसीलिए जो अभिनव कह रहे हैं मैं एग्री करता हूँ कि कठुआ में इतने बड़े अटैक्स होना बहुत बड़ी चिंता का कारण होता है। रियासी जो अभिनव बता रहे थे वो बहुत ऊपर है, मतलब काफ़ी दूर, जम्मू के भी ऊपर है, और रियासी से थोड़ा और आप माउंटेन्स और क्रॉस करते करते फिर आप वैली में घुस जाएंगे। रियासी में आपका वो चिनाब ब्रिज है जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कठुआ बहुत नीचे है और कठुआ उससे लगा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है, वहाँ के चैलेंजेस अलग है। लेकिन अभी पिछले दिनों में जो अभिनव आपको बता भी रहे थे, अगर इधर आ जाएंगे कैमरे पे दिखाएंगे तो जो कठुआ है ना वो 1 नंबर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो इतना नीचे है, पीओके का बॉर्डर लगता है जहाँ भी लगता है, तो मीरपुर का ज़िला ये पाकिस्तान का हिस्सा है, मतलब आज पाकिस्तान इस पे कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। मीरपुर और ये पीओके का जो इलाका है यहाँ पे, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट, ये ऊपर 7 नंबर दिख रहा है आपको, ये पुंछ है, और इसके नीचे जो आपको ये 6 नंबर दिख रहा है ये राजौरी है। तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की जो संभावना रहती है वो बनी रहती है और यहीं से होती है। तो ये जो 2 ज़िले हैं, ये खास करके 3 ज़िले, ये 19 नंबर जो है ये बारामूला है, और ये जो 20 नंबर है ये कुपवाड़ा है, और ये गांदरबल है। तो ये जो 3 ज़िले, माफ़ कीजिएगा, ये बांदीपुरा है। 18 नंबर जो है ये बांदीपुरा है, ये कुपवाड़ा है, और ये जो है 19 नंबर ये है बारामूला। आप देखेंगे तो ये इलाका है ना, जिधर जिस पे कब्जा कर रखा है ये मुजफ्फराबाद है। यहाँ ऊपर मुजफ्फराबाद और नीचे मीरपुर, ये 2 जो नज़दीकी जगह हैं। तो नॉर्थ कश्मीर में पीओके बॉर्डर, जो पीओके है, एलओसी जिसको कहते हैं, तो ये नॉर्थ कश्मीर के इन ज़िलों में घुसपैठ होती है और नीचे इधर होती है। लेकिन निखिल, हम जो देख रहे थे कि ये जो मैप में दिक्कत हो जाती है, हम साफ कर दें कि इंटरनेशनल बॉर्डर ललन टॉप के हिसाब से ये है हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये एलसी और एलएसी है, हमारे लिए दीज आर नॉट बॉर्डर्स। तो ये आउटसेट पे हम क्लियर कर रहे हैं। कश्मीर का मैप तो ये पूरा हमारा कश्मीर का मैप ये है हमारा, लेकिन कश्मीर है हमारा और ये लद्दाख है पूरा। हाँ, इधर जिन जो वाइट में दिख रहे हैं इन पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, एलसी और एलएसी है। हाँ, तो कहानी ये है कि भाई ये अभी तक जो आतंक की घटनाएं सामने आती थी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 16 नंबर डिस्ट्रिक्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये श्रीनगर है। ये जो श्रीनगर के नीचे है ना, ये जो बड़ा 11 नंबर दिख रहा है ये अनंतनाग है। इसके नीचे ये जो बगल में सटा हुआ है ये पुलवामा है 13 नंबर। और हाँ, और ये 14 नंबर जो है वो शोपियां है। ये सारे नाम लोग सुनते रहते हैं, शोपियां। और अच्छे से दिखता है, देखो ये आपको वैली देखना है ना, तो ऐसे देखो, ये देखिए, इसमें मैप में बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये है वैली, ये इधर आजू बाजू सब पहाड़ है, ये बीच का जो फ्लैट लैंड है ये आपका अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, पहलगाम, गांदरबल, सोपोर, ये ऊपर ये नॉर्थ कश्मीर, दिस इज साउथ कश्मीर, और ये आपके पीर पंजाल है, ये वाइट में और ग्रीन में जो आ रहा है ये। और ये इसी को यहीं पे आपकी वो सारी जितनी टनल्स हम बिल्ड कर रहे हैं उसको जम्मू से कश्मीर को लिंक करने के लिए, वो इसी एक्सेस पे आती हैं। उधमपुर, ये पटनी टॉप यहाँ तक घूमने जानते हैं। निखिल, ये जो रोड दिख रही है इसी को मुगल रोड बोलते हैं, जो जम्मू से सीधे नहीं कश्मीर श्रीनगर को जोड़ती है। ये जो रोड है ना, ये पुलवामा जहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जूम करेंगे ना तो ये वो एक रोड है, ये सड़क है, और यही सड़क जाती है जोड़ती है ये जो बनिहाल टनल को पार करके मुगल रोड जिसको कहा जाता है। तो मसला ये है कि अब तक जो आतंकी घटनाएं होती थी, ये दिखाने और समझाने का, तो नॉर्थ कश्मीर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, ये जो साउथ कश्मीर का इलाका, और नॉर्थ कश्मीर के जो इलाके हैं कुपवाड़ा, बारामूला, ये ऊपर के इलाके, तो उसको अभी तक घाटी में आतंकी हमले हो रहे थे। अब जो आतंकी हमले पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड दिख रहा है, राजौरी में हुआ, फिर ये कठुआ में हुआ। कठुआ एकदम नीचे का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से पंजाब बॉर्डर नज़दीक है, यहाँ से जम्मू नज़दीक है, ये सारा जम्मू रीजन है। अगर आप लोकसभा में भी देखेंगे, जैसे लोकसभा की जम्मू रीजन में 2 सीटें हैं, जम्मू और उधमपुर, तो ये जो कठुआ है ये उधमपुर लोकसभा सीट में आएगा, ये घाटी की सीटों में नहीं आता।
तो अगर आतंकी यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये भारतीय सेना के लिए, भारत की सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो राजौरी में हुआ, जो पुंछ में कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, रियासी में जो रियासी में हुआ, हाल के दिनों में इधर इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती थी। आमतौर पे इसको शांत माना जाता था, इसको कहते थे जम्मू रीजन है। यहाँ इवन जो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा भर्ती जेकेएलआई जो में जो भर्ती होती हैं वो सबसे ज़्यादा पुंछ और राजौरी से होती थी। अब अभी इससे पहले तक, ये अग्निवीर योजना के आने से पहले तक, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है कि यहाँ पर आकर के आतंकी मार दे रहे हैं, जिसकी उतनी विस्तृत चर्चा नहीं हो रही है। ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है और इस पे बहुत नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि यहाँ ये जो राजौरी का जो नौशेरा का इलाका है, इन सब जगहों पे तो पैरा फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। निखिल, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप रखवाले भी कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, क्या रीज़न है कि यहाँ तक ये गतिविधियाँ हो रही है? ये तो बिल्कुल पीओके से सटा हुआ बॉर्डर भी लगता है, मतलब कठुआ वगैरह तो बहुत ही नीचे और बहुत ही अंदर पड़ता है। सटा मतलब देखो, आप JNK का मैप देखते हैं ना, तो नीचे से आप जब पठानकोट से थोड़ा ऊपर तक के चलोगे, कुछ दूरी तक के जम्मू के एडजेसेंट आप ले लो, वहाँ तक के इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पाकिस्तान भी IB पे है, हम भी IB पे हैं। उसके बाद क्या होता है कि अंदर इंडिया के लैंड की तरफ धंसता चला आता है LOC, एक पैरेलल, वो ऊपर 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 हाइट में बढ़ेगा। तो अगर हम कठुआ को ये कहते हैं कि ज़्यादा लगा नहीं हुआ है, फिर भी वो पाकिस्तान से कोई बहुत दूर वाली जगह नहीं है। वन, दूसरी, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, पूरा हिमालय का पानी, मतलब जो हमारे पीर पंजाल के पहाड़ हुए, हिमालय के पहाड़ हुए, वहाँ उनके ऊपर बर्फ़ है, और बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी आता है, या बारिश का पानी है, वो सब दौड़ करके स्ट्रीम्स वो नीचे आ रही हैं पंजाब की तरफ, और कुछ बहुत सारी स्ट्रीम्स उसमें पाकिस्तान की तरफ भी जाती हैं। अब किसी स्ट्रीम को फेंस करने का कोई तरीका नहीं है। हम ऐसा नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए लगा करके फेंसिंग की गई है, LC पे भी फेंसिंग की गई है, बहुत लंबा एरिया है, इवन हम लोग किया गया, लेकिन अब वो बहते पानी को कैसे फेंस करोगे? तो वहाँ अब ठीक है, बोर्ड पे लोग तैनात हैं, कुछ लोग उसमें से चले आते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल बैरियर है। कुछ दरिया तो ऐसा है जहाँ बोट भी नहीं लग सकती ना, मतलब इतना मतलब आप वहाँ पे ट्रेन जाके देखेंगे तो इतना फ्लो है दरिया में, उस नदी में, कि आप कोई बोट वहाँ नहीं लग सकती, या कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता इतना। और अब तो बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे केरन एक जगह, केरन सेक्टर है, तो केरन में जो पीओके और जो हिंदुस्तान में जितना अंतर है, उसमें सिर्फ नीलम दरिया का अंतर है। नीलम नदी के उस पार पीओके है और इस पार हिंदुस्तान है। तो यहाँ से साफ दिखता है, सब लोग दिखते हैं वहाँ पे, वहाँ की मार्केट्स, वहाँ की दुकानें, वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ उधर तो पूरी नीलम सिटी है। जैसे एक नीचे दिखेगा आपको तो वो कुछ होटल्स और कुछ वो दिखेंगे, आप रात हो जाएगी तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर रोशनी दिखती है, जो पूरा नीलम शहर है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो नीलम सिटी के नाम से वहाँ पे कम से कम हजारों होटल हैं, उन्होंने अपने पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप कर रखी है। तो ये तो केरन की बात हो गई, लेकिन आप जैसे जैसे, ये कुपवाड़ा ज़िले में पड़ता है, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो यूं और पानी जो है ना, उस इलाके का नक्शा भी बदलता है। आप समझिए कि जब पानी फोर्स से आ रहा है तो बड़ा पत्थर कभी आज यहाँ है, उस फोर्स के वो अगला पत्थर वहाँ पे चला जाएगा। ये इस वजह से भी होता है और इसलिए यहाँ पे फेंसिंग नहीं है। तो घुसपैठ हो रही है और उसको भारतीय सेना बहुत हद तक काबू में करने में कामयाब रही है। काफ़ी हद तक जो घुसपैठ होती थी उसको रोका भी गया, लेकिन फिर भी घुसपैठ हो जाती है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कई बार कि पाकिस्तान के आतंकी पकड़े गए। वहाँ पे दो तरह के टर्म यूज़ किए जाते हैं, एक जो यहाँ का टेररिस्ट होता है तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं, और पाकिस्तान का जो होता है वो फॉरेन टेररिस्ट बोलते हैं। ऐसा ही है निखिल? हाँ, फॉरेन टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट इसलिए मतलब टर्मिनोलॉजी आई, पहले तो अफ़गान मुजाहिद भी लड़ने आते थे 90s में, तो इसीलिए फॉरेन। अदरवाइज़ आप जो JNK में जो एथनिसिटी के लोग हैं, मोरलेस आप POK में भी उसी एथनिसिटी के, उनको बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ में आते हैं कैसे? उनकी लैंग्वेज होती है पंजाबी, जो मतलब जो द वेरिएंट ऑफ पंजाबी जो पाकिस्तान में बोली जाती है, तो वो एक पहले गिव अवे हुआ करता था जब वो अपना मुंह खोलते थे। तो ये इस तरह का है। बेसिक आइडिया ये है कि वन, आप उसको प्लग नहीं कर सकते हैं, वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम जिस टेरेन की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, जैसे राजस्थान में BSF हमारी तैनात है, तो
वहाँ पे भी ऊपर नीचे होता रहता है, वहाँ पे भी फेंस को पेट्रोल करने के चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस रगेड टेरेन में हमने एलओसी के ऊपर और जम्मू के पास आईबी पे फेंसिंग लगाई हुई है, एक तो वहाँ फेंसिंग उतनी इफेक्टिव हो नहीं पाएगी, ना ही आप उसको उस लिमिट तक आप पेट्रोल कर सकते हो कि हर स्थान पे हर वक्त कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद हो। जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली हम बात करते हैं, अगर एक सीधी रेखा में कुछ लोगों को तैनात करना होगा तो हम लाइन ऑफ साइट में 10 लोगों को खड़ा कर देंगे। इसको 100 मीटर दिख रहा है, इधर भी 100 मीटर दिख रहा है, ये फिर भी पॉसिबल है, मतलब चाहे कितना भी इम्प्रैक्टिकल हो। आप JNK में ये चीज़ कर नहीं सकते क्योंकि टेरेन रगेड है, जिगजैग है। तो आप कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, और ऐसी जगह पे आप कितने भी ट्रूप्स तैनात कीजिए, कितने भी ये जो साउथ ऑफ पीर पंजाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर वैली में जब फौज बहुत है कश्मीर में, एक पूरी कोर तैनात है, तो वो कोई फौज कम नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जम्मू डिवीजन में फौज नहीं, वहाँ भी 16 कोर दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्मेशन मानी जाती थी, व्हील्ड फॉर्मेशन, वो जम्मू में ही है। लेकिन अब इतने सारे लोग होके भी इसलिए उसको कवर नहीं कर सकते क्योंकि माउंटेनियस रीजन है। तो हर समय पे हर जगह पे एक फौजी उपलब्ध हो या बार बार फौज उसको कोम करे, ये पॉसिबल, इससे एडवांटेज आ जाती है मतलब मिलिटेंट्स को, और वो लोग छुप के कहीं पे बैठ जाते हैं और रोड्स को मार करके रखते हैं। कोई तीखा मोड़ हो, कहीं कोई तीखी ढलान हो, वहाँ पे एम्बुश लगा के बैठ जाएंगे। और ये बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ है कि अगर फौज वहाँ पे डिप्लॉयड है तो वो A to B कभी ना कभी तो मूव करेगी, कभी दिन में करेगी, कभी रात को करेगी, और वो हमेशा बाय एयर नहीं होगा, कई बार रोड से जाएंगे। तो ऐसे में कॉन्वॉय बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, चाहे सैनिक हों उसके अंदर और वो हथियारबंद हो, और कॉन्वॉयज में भी बहुत प्रोटेक्शन होती है, आगे QRT चलती है, लोग इस एंटिसिपेशन में चलते हैं कि कभी भी मुकाबला हो सकता है और वो रेडी हैं। लेकिन आप देखिए, जो व्यक्ति आपको एम्बुश करने बैठा है उसके पास एडवांटेज है सरप्राइज़ का, कि आपको उस मोड़ पे आना है, ये पहले से तैयार बैठा है अपनी पोजीशन लेके। आप जब आए हैं, आपके लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग सिचुएशन होने वाली है, चाहे आपकी ट्रेनिंग कितनी भी हो, कि अचानक कहीं से गोली आ गई है, आपको संभलने के लिए आधा सेकंड तो चाहिए। उसमें निखिल होता ये है कि जैसे जब कॉन्वॉय चलता है तो बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चलती हैं कॉन्वॉय में, और जो सेना के अफसर होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, उस पर खैर हम डिस्कस नहीं कर सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस का मसला है। लेकिन आमतौर पे हमने वीडियोस में भी देखते हैं, तो जो निखिल बात कह रहे थे कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक जवान हो सकता है कि उस बस से उससे ऊपर निकला रहता है, वो गन लिए हुए है, वो अपने सामने नज़र बढ़ा रहा है, इधर उधर देख रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आपके बगल में पहाड़ है, तो आप गर्दन भी घुमाओगे तो अगर कोई ऊपर चोटी पे बैठा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है वो पेड़ की ओट लेकर के बैठा हुआ है, वो पता लगा किसी चिनार के पीछे या किसी देवदार के पीछे बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, और उसी में वो आया और उसने एम्बुश लगा करके उसने फायर कर दिया। तो आमतौर पे ये होता है, जितना हमारी बातचीत है सेना के लोगों से या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के, जब इस तरह के आतंकी हमलों में आतंकी हमारे जवान इतने ट्रेंड होते हैं, इंडियन आर्मी के फौजी को मारना आसान बात नहीं होती है कि आप उसको सामने से मार दोगे। उसको जब भी आप मारोगे छल से ही मारोगे, या धोखे से ही हमला करके मारते हैं ये, क्योंकि अगर पहली गोली में बच गया भारत का फौजी तो उसको फिर दोबारा कोई मार नहीं सकता, वो आपको घेर के रखेगा 48 घंटे, 52 घंटे, 72 घंटे, अंत में मरेगा टेररिस्ट ही। अगर पहली बुलेट में कैजुअल्टी नहीं होती है तो फिर इंडियन आर्मी की कैजुअल्टी आमतौर पे होती नहीं कि अंततोगत्वा कोई मिस एडवेंचर हो जाए, ऐसा मतलब इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये अचानक हमला हुआ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो आतंक की जो माइंडसेट है वो घाटी के नीचे कैसे बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, जैसे ये पुंछ का इलाका है, ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे तो जैसे रामचंद्र गुहा की किताब है, वो ये कहती है कि पहली बार पाकिस्तान का झंडा अगर राजा के खिलाफ विद्रोह करते हुए कुछ लोगों ने लहराया था तो पुंछ में लहराया था। लेकिन समय के साथ साथ पुंछ राजौरी ये इलाके बहुत शांत हो गए, यहाँ की सेंटिमेंट भी उनकी तरफ उनके साथ के नहीं थे। क्या आपने बताया सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री में भर्ती हो रहे थे, वो लोग भी बिल्कुल। तो अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या हाल फिलहाल के दिनों में उस तरीके के सेंटीमेंट डेवलप हुए हैं लोगों के बीच? क्योंकि अगर घुसपैठ होती है या फिर अगर कोई मिलिटेंसी ज्वाइन करता है, पहली बात तो इधर से मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाले लोग ही कम थे, अगर घुसपैठ होती है, अगर घुसपैठ करके कोई यहाँ तक आ जाता है
तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर क्या मिलिटेंसी में ज्वाइन हो रहा है तो भी बड़ा सवाल है कि जब वो माइंडसेट यहाँ नहीं था तो वो माइंडसेट कैसे आ रहा है, क्या वजह हैं। इस पे सरकार को बैठ के सोचना पड़ेगा, इसको सेना को बैठ के सोचना पड़ेगा। और ये बहुत गंभीर खबर है जिसकी आपको बाकी जगहों पे ये सिर्फ एक खबर ले ली जाती है कि 4 जवान शहीद हो गए, फिर थोड़ा जो है शोक संदेश चलाए जाते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं। जिसके परिवार का जाता है उसको पता रहता है ताउम्र जिंदगी। अभी स्मृति जी की तस्वीर जब वायरल हुई और उसमें हम लोगों ने देखी, जितनी बार भी दिखती तो सवाल जहन में कौनता है कि ये कैसी नियति है। तो जिसका जाता है उसको पता चलता है, वो बाकियों के लिए सिर्फ संख्या मात्र हैं, 4 जवान 5 जवान, लेकिन परिवार वालों के लिए एक जीता जागता व्यक्ति है जो उस परिवार का सर्वे सर्वा मुखिया, लाडला बच्चा कुछ भी हो सकता है। तो ये भारतीय सेना की कैजुअलिटी होना अपने आप में बहुत चिंता और दुखद बात है, इस पे बिल्कुल सोचना चाहिए। बाकी निखिल कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। निखिल, मैं ये भी मतलब आपसे इसे समझना चाहूँगी कि ये तो फिर आर्मी की नज़र से भी बहुत चिंताजनक खबर है ना कि इस इलाके में ये एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं जो सबसे शांत माना जाता था। उनके लिए ये मतलब मुझे नहीं लगता कि आर्मी सरप्राइज्ड है इस जानकारी से। अभी से कुछ टाइम पहले जब मनोज सिन्हा का इंटरव्यू हुआ था, जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, तब हम जब वहाँ पे जम्मू कश्मीर गए थे तो हम 15 कोर के मतलब सीनियर ऑफिशियल से जाकर के मिले थे, एक अनऑफिशियल ब्रीफिंग हुई थी। तो तब उन्होंने हमको बताया था कि घाटी के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रिड है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो जेकेपी का हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का, या सीआरपी का हो, या अन्य एजेंसियां जो हैं, वो बहुत अच्छा है। और उसमें क्योंकि टेरेन भी उतना मुश्किल नहीं है वैली में। ऑब्वियसली एक वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन सेंटिमेंट वाली जो बात अभिनव कर रहे थे, वो एक प्रॉब्लम वैली में रही है। लेकिन फिर भी वैली इज़ ईजी टू पेट्रोल, सो टू स्पीक। वहाँ पे एक ग्रिड स्थापित करके उसको एग्जीक्यूट करना रिलेटिवली इजी, मैं नहीं कह रहा बहुत इजी, पर सेना ने काफ़ी समय लगा करके उसको स्थापित किया और उसकी सफलता हम देख रहे हैं कि घाटी में आप अब कम सुन रहे हैं। साउथ ऑफ पीर पंजाल में ये तो जो वैली में फौज तैनात है वो कब से कह रही हैं कि हमको ऐसा लगता है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल एक ब्लो आउट होगा। क्यों? क्योंकि वैली के अंदर उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है टेरर एक्टिविटीज़ में किसी का शामिल होना, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो मिलिटेंट हो सेंटिमेंट वाइज, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, इनका जीना हराम है वैली के अंदर। इसीलिए ये घटनाएं आपको कम दिख रही हैं, फौज लगातार पेट्रोल करती है। आप साउथ ऑफ पीर पंजाल आते हो तो वहाँ 2 चीज़ें हुई हैं। एक, जब 90s में टेररिज्म आया तो ऑब्वियसली जम्मू डिवीज़न में भी था क्योंकि वहाँ जंगल और पहाड़ थे, लेकिन समय के साथ उसको क्लियर किया गया। तो जो सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे स्थापित की गई थी, जितने ट्रूप्स, जितने पोस्ट्स वहाँ पे थे, वो एक समय तक के रखे गए। और जब ऐसा लगा कि एक लंबा समय हमने बिताया, जब पीस है, और जम्मू डिवीज़न में फिर ये रह गया कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, एलसी के ऊपर से कोई फायर कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी गोली चला रही है, ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा बच गई थी। अंदर मिलिटेंसी कम हुई, कुछ फौज वहाँ पे कम की गई। हाँ, मतलब ये खबरें जैसे आती थी वहाँ से, अखनूर सेक्टर में सीज फायर टूटा, ये सब, हाँ, ये नगरोटा में तो खैर आतंकी हमला हो गया था, लेकिन इधर से आतंकी हमलों की खबरें कम आती थी, सीज फायर वायलेशन की खबरें ज़्यादा आती थी। अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि जम्मू डिवीज़न में जो फौज है उसको एक कन्वेंशनल ड्यूटी देनी है, क्योंकि फौज का काम वैसे भी इंटरनल मतलब जो सिक्योरिटी है वो फौज का काम नहीं है, वो हमारी जो पुलिस, पैरामिलिट्रीज, इनका काम है। फौज का काम है विदेशी खतरे से हमारा रक्षा करना। वही काम वो जम्मू डिवीज़न में उनका फोकस उस तरफ ज़्यादा था। जो CICT की जो ग्रिड होती है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, वो क्योंकि घटनाएं नहीं हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा वहाँ से ड्रॉ डाउन किया गया हो, वहाँ से कुछ फौज को डी इंडक्ट करके बाकी जगहों पे भेजा गया हो। एक कारण ये हो सकता है कि जब 2020 में फौज को चढ़ाया गया ऊपर, तो हमको लद्दाख में ट्रूप्स चाहिए थे, और लद्दाख अब वो पूरे देश से, मथुरा से एक कोर उठ के गई है वहाँ लद्दाख में, लेकिन ऑब्वियसली मथुरा वाला बाद में जाएगा ना, पहले जो JNK में तैनात हैं। तो जम्मू डिवीज़न में तैनात कुछ फॉर्मेशंस को मूव किया गया हो, ये एक संभावना है। इस वजह से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो नंबर ऑफ़ ट्रूप्स एक लिमिट तक के ही आपको हेल्प कर पाएगा जम्मू डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न ऐसा है, आप जितनी फ़ौज जम्मू कश्मीर में पूरी तैनात है, आप उसको इंटू 2 करके भी जम्मू डिवीज़न में डाल दोगे, तभी भी वो ऐसा बूट्स ऑन ग्राउंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो कम पड़ेगी। तो इसके लिए दूसरे इनोवेटिव तरीका चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो वैली में आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्या हमने जम्मू डिवीज़न में
उतना केपेबल नेटवर्क स्थापित किया हुआ है। उसकी जरूरत कभी भी आप महसूस हुई कि उस तरह का हो नेटवर्क? रही है अभी तो। हम जब हमारा खून बह रहा है, आप 4 जून की घटना, मैं देखिए आज जो हुआ है वो बहुत दुखद बात है, लेकिन आज कॉम्बेटेंट्स की डेथ हुई है हमारे तरफ से फौज की। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आर्मी के एक्शन में कुछ टेररिस्ट भी अगर हताहत हुए हैं तो हमको वो भी पता चले, अगर उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया है तो ये दो साइड्स एक दूसरे से कॉम्बैट में इन्वॉल्व हैं। जो रियासी में हुआ जब दिन शपथ ग्रहण हो रहा था सरकार का, वो सब उसका ग्रेविटी मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि 10 सिविलियंस की डेथ हुई थी। ऐसे लोग जो रहते भी नहीं हैं, जो आदमी घूमने गया है जम्मू कश्मीर, और बीवी पैटर्न यही था। जी हाँ, फायरिंग का पैटर्न यही था कि ऊपर पहाड़ी से बैठ के फायर खोल इसी दिया। तरह से वो भी हुआ था, और वो भी एक बैंड के ऊपर ही हुआ था। वो बस कंट्रोल में नहीं आई ड्राइवर साहब के, और वो खाई में गिर गई, तो इस वजह से ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हुई। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी घटना जो हमने इस पूरे साल में सुनी J&K में, वो यही थी कि नॉन कॉम्बेटेंट्स की डेथ हुई, जो इस गेम का कहीं हिस्सा नहीं है, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, जो बेचारे जम्मू कश्मीर रहते भी नहीं है। वो 2-3 दिन वो अपना वैष्णो देवी और 2-3 स्पॉट देख के जाना चाहते हैं। उनकी जान जाना बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, और ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे जिसको हम मिलिटेंसी से थोड़ा कम ये करते हैं। मुझे लगता है कि रियासी अटैक के बाद में एक बहुत बड़ा मतलब थिंकिंग के ऊपर काम हुआ ही होगा। नॉर्दर्न आर्मी का जो कमांड है, वेस्टर्न आर्मी के पास भी वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कमांड, एक दिन बाद डोडा और उससे पहले भी मतलब 2-3 एम्बुशेस मैं याद कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर के भी, जिसमें जम्मू डिवीज़न में ही ये हुआ, और 16 कोर के एरियाज़ में ये चीज़ें हुई कि 2-2 बार एम्बुश करके, मतलब और लूर किया गया। माने सेना को इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इंटेल फीड की गई कि आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको 2 या 3 टेररिस्ट मिल सकते हैं, और ये जानकारी मतलब जिसको कहते हैं ना डबल क्रॉस हुआ फौज के साथ, कि ये जानकारी हमें भी दी गई और ये जानकारी सामने भी पास ऑन की गई। सेम चीज अनंतनाग में हुई थी, जिसमें कर्नल और डिप्टी एसपी याकूब ये लोग शहीद हुए थे। इस तरह की चीज ये इधर ये जम्मू डिवीजन में भी 2-3 इंसिडेंट्स हो गए हैं, जहां फौज को एक तरह से लोभ दिया गया कि यहाँ सफलता मिल सकती है। वो लोग आए और फिर एम्बुश किया गया। लेकिन निखिल, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक तरीके से जो बॉर्डर पार गतिविधियां होती हैं, एक तरीके से बौखलाहट का भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि भाई कश्मीर घाटी को इतना टाइट कर दिया गया, वहां पे पत्थरबाजी बंद हो गई, तो वो प्रेशर यहाँ रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए, एक व्यक्ति मतलब जैसे दुनिया को अगर आप लोग मानो, तो जैसे एक हिंदुस्तान एक आदमी है, पाकिस्तान भी एक आदमी है, तो एक आदमी दूसरे व्यक्ति से दुखी है, वो ये फैक्ट है, और वो उस व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देना चाहता है, तो वो ढूंढेगा फिर, ठीक है, कि इसको मैं सर पे नहीं मार सकता हूँ तो इसके पेट में मुक्का वो इसी तरह की बात है। वो वैली में ज़्यादा सक्सेस उनको मिल नहीं रहा है, तो वो जम्मू डिवीज़न में ट्राई करेंगे, और उनकी फॉरेन पॉलिसी है। मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती में नहीं किसी का नाम ले रहा हूँ, उनकी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि वो कश्मीर को चाहते हैं कि हिंदुस्तान से अलग हो जाए, तो वो उनको जहाँ समझ में पड़ता है वो करते हैं। अच्छा, हमको उस हिसाब से तैयार होना है कि किसी का। निखिल, एक चीज़ देखिए कि मतलब ये जो इलाके हैं राजौरी, पुंछ, ऐसा नहीं है कि यहाँ फोर्सेस उस तरीके की नहीं है या ट्रेंड नहीं है। आप देखेंगे ये राजौरी में ही नौशेरा आता है, ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाता है, और पैरा की ब्रिगेड यहाँ तैनात है। 50 पैरा, 17 पैरा, 77 पैरा के ही वो ब्रिगेडियर रहे। तो तब से आज़ादी के टाइम से अब तक भी वहाँ पैरा ब्रिगेड तैनात है, जो कि बहुत एलीट फोर्सेस मानी जाती है आर्मी में, कि ये सबसे जो होता है ना, कहते हैं क्रीम। तो वो अब जब इतने मजबूती के बाद अब वो बात जो आपकी समझ में आ रही है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और सेंटिमेंट, दो चीज़ों के बीच में कहानी कहीं फंसी हुई। सेंटिमेंट पे मैं थोड़ा कम इसलिए जोर दूंगा क्योंकि मतलब ये किसी को अभिनव देखना पड़ेगा कि जितने जम्मू डिवीज़न के अटैक्स हैं ये किन लोगों के उसमें थे। अगर क्या ये लोकल्स थे, मतलब जम्मू के लोकल्स थे, या ऊपर से ज़रूरी नहीं है कि लोकल्स मिलिटेंट हों, ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई सपोर्ट हो, लेकिन जो OGW और ये तमाम तरह के टर्म यूज़ किए जाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं, जो मदद करते हैं हथियार लाने में, रास्ता दिखाने में, तमाम चीज़ों को, मतलब ये चेक करने वाली चीज़ है। और ये बहुत ही अपने आप में सोचने समझने की विषय और एक नई तरीके से रणनीति बनाने का टाइम है, क्योंकि अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी तो कठुआ से पठानकोट
अमृतसर ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमने पठानकोट प्रैक्टिकली पंजाब, मतलब आप, मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रेन चलती चलती है उसके अंदर नेटवर्क जाता है, वो कटवा ही है। माने आप उसको उसमें एक नदी आती है और उसके बाद पठानकोट ही लगता है, वो पहला आप कटवा ही पहुँचते हो, तो वो तो नहीं, इधर बहुत से तो मेनस्ट्रीम कठुआ डिस्ट्रिक्ट ही पहले आएगा। लगता है। मतलब आप इधर से जम्मू जाएंगे तो कठुआ लगेगा, और जैसे ही आपने बनिहाल टनल पार कर ली तो आप घाटी में पहुंच गए। मुझे याद है निखिल, अभिनव, मतलब जब से मैंने जर्नलिज्म में सोचना समझना देखना शुरू किया, कठुआ का जिक्र ही पहली बार मैंने कठुआ रेप केस के कारण सुना था। आतंकी गतिविधि के लिए कभी भी कठुआ इस तरह से, जैसे शोपियां या राजौरी, यहाँ से फ्रीक्वेंटली ही खबरें आती रहती थी। राजौरी से भी नहीं आती थी, शोपियां, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, ये जो इलाके रहे हैं, ये हिस्टोरिकली भी जाएंगे तो त्राल हो गया हो, त्रेगाम हो गया हो, यहाँ से जड़ें निकलती हैं। समय समय के आतंकियों, सेक्ट जो आतंकी थे उनके एक सेक्ट की जड़ें निकलती हैं इन इलाकों से। लेकिन फ़िलहाल राजौरी और ये इलाके से इस तरीके की घटनाएं नहीं सामने आती थी। तो अब इस पे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज़ और है, मतलब बीते कुछ सालों में एक परिवर्तन तो जो हमें नज़र आया वो ये कि अगर किसी ने वारदात कर दी तो फिर वो वारदात करने के बाद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। उसको फौज ढूंढ निकालेगी, उसको चाहे वो श्रीनगर में हो तो सीआरपीएफ ढूंढ निकालेगी, कहीं पुलिस का होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस ढूंढ निकालेगी, चाहे सेना हो। उसको हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा कितना भी पहाड़ों में छिप ले, बहुत ही मुश्किल होता है ना। ये ऊपर जा कर के आप समझिए, फौजी की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती है। फौज की पोस्ट कहीं पे बनी हुई है, अब एक पहाड़ी है उतनी दूर पे, एकदम वहाँ पे पोस्ट अगर नहीं बनी हुई है तो वो फिजिकल पेट्रोलिंग करनी पड़ती है फौजी को। तो वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का राशन लेकर के ढूंढने जाते हैं कि कहीं कोई मेहमान तो नहीं आ गया है या किसी ने घर तो नहीं बना लिया। आमतौर पे क्या होता है कि ऊपर जो पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं, जब ठंडी होती है तो वहाँ कोई नहीं रहता, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। लेकिन गर्मियों में वहाँ पे छोटे छोटे कच्चे घरौंदे बने होते हैं, जिसमें जो गुजर बकरवाल होते हैं, जो बकरियाँ, जो भेड़ें चराने जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा, जैसे लोगों के पास बहुत सारी भेड़ें हैं, तो ये एक वहाँ का रोजी रोटी है कि एक भेड़ चराने का उसको 100 रुपये मिल रहा है महीने का। तो वो 2000-3000 भेड़ लेकर के ऊपर जाता है, तो फिर वो हर रोज़ तो चढ़ के वापस नहीं आ सकता, ग्रास लैंड है, घास है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। कई बार उनके रहने की जगह को आतंकी हाइडआउट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक लास्ट पॉइंट अगर कुछ आप ऐड करना चाहें। मैं बस इतना ही बता रहा था कि जैसे ये प्री कारगिल ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उसमें यही होता था कि हम ऊपर जो आज जो लद्दाख स्टेट बन गया, यूटी बन गया, माफ़ कीजिए, वहाँ भी जो ज़्यादा हाइट होती थी वहाँ पे फिर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट था कि आप भी मत आओ, हम भी मत आओ, इतनी ठंड में पेट्रोल करके क्या मतलब हम दोनों दुश्मन हैं लेकिन हम दोनों ठंड से क्यों लड़े। इस तरह का ये कारगिल के पहले की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन फिर वो कारगिल में धोखा किया परवेज़ मुशर्रफ ने, वो चले आए ठंड के मौसम में, तो उसके बाद से फिर इस बात पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो अभिनव बोल रहे हैं वो लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल है कि उतनी बर्फ़ है, 20-20, 30-30 फीट बर्फ़ है उस माउंटेन टॉप पे, वहाँ तक के कैसे जाओगे, हेलीकॉप्टर जा सकता है, नहीं जा सकता है, अभी ड्रोन्स आ गए लेकिन वो भी कितने ऊपर उड़ते हैं। तो एक फिज़िकली वहाँ तक जाना एक चैलेंज है। वो जितनी कोशिश करते हैं उतना हो पाता है कभी कभी, क्योंकि वो मतलब वो कुदरती चीज़ है, कई बार नहीं भी हो पाता है, तो उसी में मौका मिल। इंडियन आर्मी ने मतलब बहुत ऊंची ऊंची जगह पोस्ट बनाई है जिसको आप सोच नहीं सकते। हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ भी फौज है। मतलब हर दुर्गम दुरूह जगह पे फौज ने अपना मजबूत, इसीलिए हम आप यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं कि वो उस तरीके से वहाँ डटे हुए हैं। उस दुर्गम परिस्थितियों में आप घूमने जाओगे, आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप उससे पूछो तो पता चलेगा कि क्या मुश्किल हालात हैं। तो अब इस पे ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इस पे बहुत ही कठिन सवालों की ज़रूरत है, और बहुत ही जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उसके लिए ये बहुत चिंता का सबब होना चाहिए। उनको नए तरीके से स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए बनानी चाहिए, और इंडियन आर्मी तो अपना काम कर ही रही है। इस खबर की सीरियसनेस, इस खबर की डेप्थ और इस खबर के सारे पहलू मेरे साथी निखिल और अभिनव ने आपको बताया। इस पर ललित टॉप की नज़र लगातार बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस बातचीत पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतन थे, मैं सोनल हूँ। ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।